हेलो एवरीवन। आज का जो एपिसोड है बहुत खास है क्योंकि एक तो ये मार्क कर रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 को, और दूसरा आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर विशाल कुमार, जो कि सीईओ हैं, यंग सीईओ जो आप देख सकते हैं ऑफ वेस्ट वॉरियर सोसाइटी। आप देख रहे हैं कंजर्व एनवायरनमेंट विद प्रतिमा पांडे। मिस्टर विशाल, वेलकम टू कंजर्व एनवायरनमेंट विद प्रतिमा पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतिमा जी, इस शो में हमें बुलाने के लिए। मोस्ट वेलकम। और मिस्टर विशाल, एक्चुअली अब हम इस इको इंटरव्यू को दो भागों में बांटेंगे। तो पहले भाग में हम ये ज्यादातर बात करेंगे कि वेस्ट वॉरियर सोसाइटी क्या ऑफर कर रही है ओवरऑल सोसाइटी को, और दूसरे में हम बात करेंगे सोशल सेक्टर क्या ऑफर करता है उन लोगों को जो उसमें काम कर रहे हैं। तो पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि वेस्ट वॉरियर सोसाइटी हेडक्वार्टर्ड है देहरादून में। इसका मिशन है टू क्रिएट रेप्लिकेबल एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल्स। एम आई राइट मिस्टर विशाल? जी प्रतिमा जी, उसको हमने थोड़ा सा और इवॉल्व किया है। एग्जैक्टली। मॉडल बिल्ड करने के साथ साथ हम सिस्टमिक चेंज पे काम कर रहे हैं। मतलब हम हमारा मिशन अभी है टू कैटलाइज सिस्टमिक चेंज, क्योंकि कचरा प्रबंधन का काम ऐसा है कि सिर्फ सड़क से कूड़ा उठाने से या नारेबाजी करने से या या सिर्फ मशीनें खरीद के कुछ कुछ चीजें करके ये पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारी चीजें को एक साथ आना पड़ेगा, एक पूरा सिस्टम को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तो हमारा काम है सिस्टमिक चेंज टू सॉल्व द वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस इन द इंडियन हिमालयन रीजन। कि जो पहाड़ों में आप कहीं पे भी देखोगे, हर जगह कचरा या तो नदी किनारे या पहाड़ों में फेंका होता है या जला देते हैं कचरा। तो ज्यादातर पहाड़ों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में यही हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में। जी। तो एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जैसा जो वर्क एरिया आपने चुना है देहरादून, धर्मशाला, तो ये पहाड़ी इलाके हैं, तो इनको चुनने के पीछे आपका कारण जो आपने अभी बताया वो है, और कोई खास कारण? और दूसरा हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लोकल बॉडीज हैं हमारे भारत में, तो उनके रहते हुए भी हम देख रहे हैं कि वेस्ट क्राइसिस है, तो जी WWS ऐसा क्या कर रही है जो कि गैप को फिल कर पा रहा है? जी जी जी, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल आपका। पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग क्यों काम करते हैं, इसका एक बहुत यूनिक रीजन भी है। कि जो वेस्ट वॉरियर संस्था है उसको 10 साल पूरे हो गए हैं नवंबर में पिछले साल। इसकी शुरुआत एक बहुत एक सिंपल एक्सपीरियंस के साथ हुआ था, जो हम हर किसी के साथ होता है। हम सब पर्यटक बन के कहीं घूमने जाते हैं, और जहां जाते हैं उसकी सुंदरता को देख के खुश होते हैं, मजे करते हैं दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, और फिर कहीं ना कहीं हमें उस ट्रिप में छुट्टी जब मनाने जाते हैं तो हमें कूड़ा दिखता ही है। इंडिया में आप कहीं भी जाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कूड़ा ना दिखे। तो इसी तरीके से एक विदेशी महिला आई थी इंडिया में, जोडी अंडहिल के नाम से। तो जब वो धर्मशाला आई थी और वो वहाँ की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई थी कि इतना सुंदर है धर्मशाला, लेकिन उनको जो कूड़ा लोग आके फेंकते थे पहाड़ों में, उसको देख के बहुत उनको दर्द होता था। तो उन्होंने सोचा, "यार, मुझे इससे कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है मुझे, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो चलो कुछ करते हैं।" जी। बस एक एक छोटी सी शुरुआत थी। हर बंदा वो प्रॉब्लम को देखता है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि यार इसका मैं क्या कर सकता हूँ। जी। राइट, तो उनके दिमाग में ये सवाल आया कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने सोचा कि चलो सफाई अभियान चलाते हैं। तो उन्होंने इकट्ठा किया लोगों को, और वहां के युवा को, वहां के लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि चलो सफाई अभियान करते हैं। तो ऐसे करते 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 सालों तक हर हफ्ते सफाई अभियान उन्होंने चलाया। बहुत सारे लोग जुड़ते गए सफाई अभियानों में। काफी सारे आर्ट वर्क्स किए ताकि लोग और प्रभावित हो। अगर आप धर्मशाला जाएंगे तो आप देख सकते हैं जगह जगह पे हमने वॉल पे पेंटिंग्स किया है, आर्ट, कचरे से आर्ट बनाया है, 3D आर्ट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जो बहुत लोग देख के उनका काइंड ऑफ बिहेवियर चेंज होता है, वो देख के काफी इन्फ्लुएंस होते हैं लोग उससे। तो इस तरीके से पहाड़ों को इसलिए चुना गया क्योंकि हमारी जो फाउंडर है और हम सब टीम में जो है वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं। हम लोग नेचर से बहुत क्लोज होते हैं, और जानवरों से बहुत प्रेम है। क्योंकि एक तो उनका घर छोटा होता जा रहा है, हम शहर बड़े होते जा रहे हैं, तो उनका घर छोटा हो रहा है, और जितना छोटा घर है उसमें भी हम कूड़ा उनके घरों में फेंक रहे हैं। तो और ना उनके पास कोई आवाज है कि वो क्लाइमेट चेंज के डिस्कशन में COP26 में आके अपना रिप्रेजेंटेशन दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें लगा कि पहाड़ी क्षेत्रों को बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो भी जो है हमारे शहरों की तरह, दिल्ली में आप देख रहे हैं कचरे का कितना बड़ा पहाड़ हो गया है। तो काफी सारे लोग हैं जो बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों में कोई काम नहीं करना चाहता है।
तो इसलिए और गांव में तो खासतौर पे और लोग काम करना चाहते हैं। तो वेस्ट वॉरियर संस्था हिमालयन क्षेत्र पे ही काम करता है। अभी हम हिमाचल और उत्तराखंड के बहुत सारे गांवों में काम करते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट एरियाज में काम करते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज में काम करते हैं, ताकि इन जो इको सेंसिटिव एरियाज है इनको बचा सकते हैं। तो ये इसलिए रीजन है जो हमने ये जगह जो है चुना था, पहाड़ी इलाका चुना। और दूसरा आपने ये पूछा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन है तो क्यों अभी भी ये प्रॉब्लम है। आई थिंक ये बहुत एक सिंपलिस्टिक व्यू है इस प्रॉब्लम का। हमें बहुत आसान है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम कर दे, या कि ये ग्राम पंचायत है, ये कुछ नहीं करते हैं, ये करप्ट है, या स्वच्छ भारत मिशन वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने की बहुत जरूरत है, और वो किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबका अलग अलग रोल है, और सबको एक साथ लाने में बहुत सारी चीजों को एक साथ आने की जरूरत है। कम्युनिटी को भी साथ में आना है, लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो उनको भी साथ में आना है, टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना है, पॉलिसीज में भी कुछ कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो ये इलाके हैं ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर आता है। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ जमीन होता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का कुछ रोल होता है, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उनके कुछ अलग रूल्स हैं जिसके अंदर वो ऑपरेट करते हैं, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, तो उनके अलग अलग नियम है, कानून है जिसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो और पंचायती राज डिपार्टमेंट है जो अपना काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। ये इतना, जैसे इंदौर का एग्जाम्पल है, उसमें बहुत सिंपल है। इंदौर शहर में जो नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं वो इंदौर को चलाते हैं, राइट। तो वहां पे एक सिंगल बॉडी है जिसको आप बोल सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जैसे ये पहाड़ी इलाके हैं या ये ग्रामीण इलाके हैं, टूरिस्ट एरियाज हैं, इनमें इतना आसान नहीं होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करना हमें नहीं लगता है कि सही चीज है। हमें लगता है कि उनके, और इतनी तेजी से अलग अलग तरीके के वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, इतना ज्यादा वेस्ट वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, इतने ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं कि, और हर चीज अब सिंगल यूज प्लास्टिक में जनरेट हो रहा है। गांव में भी अब जो पहले बैम्बू के बनते थे या मिट्टी के बनते थे या लोकल कुछ मटेरियल से बनते थे, वो भी सब अब प्लास्टिक से बनता है। तो इसके लिए इतना ज्यादा वेस्ट आ गया कि उनको पता नहीं क्या करना है। आप ये सोचिए कि हम उत्तरकाशी का एक जिला है, मोरी ब्लॉक है, जिसमें गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गोविंद वन्य जीव विहार है। उसके अंदर 5,000 घर है, तो लगभग 20 से 25,000 लोग रहते हैं, और लाखों पर्यटक आते हैं हर साल ट्रैक करने के लिए। और इस इलाके में आज तक, इन ग्रामीण इलाकों में आज तक कभी भी वेस्ट कलेक्शन हुआ ही नहीं है, कभी कोई गाड़ी आई नहीं उनके घर पे कचरा कलेक्ट करने के लिए। तो आप सोचो 5,000 घर है, और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स है, और बहुत इको सेंसिटिव एरिया है, स्नो लेपर्ड रहते हैं वहां पे। तो 5,000 घरों का कूड़ा का होगा क्या अगर कोई कलेक्ट करने ही नहीं आया। तो इस तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स ये प्रॉब्लम है पहाड़ी इलाकों में इसको सॉल्व करना। तो हमारा काम है इन सबको एक साथ लेके आना। तो हम सबको सारे एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ मिलकर काम करते हैं, कमिटीज को इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना काम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है मिस जोडी अंडरहिल का, जो कि फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं वेस्ट वॉरियर्स सोसाइटी की। और दूसरा, जैसे आपने आगे इस काम को बढ़ाया है। और दूसरी बात, मिस्टर अनूप नौटियाल से भी जब मेरी बात हुई थी एक ऐसे ही इको इंटरव्यू में, तो उन्होंने भी यही पॉइंट रेज किया था कि उत्तराखंड में ये जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जी वो एक बड़ा फैक्टर है। और जैसा आपने भी बताया कि अलग अलग तरह के वेस्ट हैं, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज हैं जो इन सबको मैनेज करवा रही हैं। तो काफी एक तरह का कोऑर्डिनेशन का भी इशू है। तो जी अब हम उसी बात पे आते हैं कि आप का एग्जैक्टली क्या रोल है। आपका एक टिपिकल जो प्रोजेक्ट है या एक दिन है, वो आप अपने ही शब्दों में बताइए। जी श्योर। सो आई थिंक हमारे अलग अलग मॉडल्स हैं जिसमें हम काम करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एक उदाहरण से बताता हूँ कि हम कैसे काम करते हैं। तो और आप ही के एरिया का मैं बताता हूँ, आप हल्द्वानी से हैं। तो हमारा एक प्रोजेक्ट है रामनगर में। रामनगर के आसपास वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, हर कोई सबने सुना ही होगा। तो उसके आसपास लगभग 10 ग्राम पंचायतों में हमने काम करना शुरू किया है। और वहां पे हमारा काम ऐसे होता है कि हम ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर पहले बैठक करते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या समस्याएं हैं और कैसे हम उनका साथ दे सकते हैं। उनके जो वार्ड सदस्य हैं उनके साथ मिलते हैं, जो वहाँ के लोकल एसोसिएशन हैं, चाहे बिजनेस एसोसिएशन है, चाहे टूरिस्ट एसोसिएशन है, चाहे होटल एसोसिएशन है, सबके साथ मिलकर पहले तो हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ पे हो रहा है। फिर हम एक छोटा सा सर्वे करते हैं वहाँ का कि कितना कचरा जनरेट हो रहा है, उसका अभी क्या हो रहा है, उसको किस किस टाइप का कचरा हो रहा है। तो हम एक छोटा सा वेस्ट ऑडिट करते हैं कि उसका क्या कैटेगराइजेशन है वेस्ट का, उसको समझने के लिए, ताकि एक सिस्टम अच्छे से बनाया जा सकता है वहाँ पे। फिर हम गांव में खुली बैठक में इसके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं कि ये एक समस्या है, इससे क्या हानिकारक हो सकता है, क्या दिक्कतें हो सकती है, क्यों इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो गाँव ओपन खुली बैठक में हम इस पे चर्चा करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे करके गाँव वालों के साथ बातचीत करते करते, चाय पे चर्चा करते करते
फिर हम एक ग्राम सभा में एक रेजोल्यूशन पास कराते हैं कि इस गांव में अब कचरा प्रबंधन हम करवाना चाहते हैं, और हर घर हर महीने 30 से 50 रुपए यूजर फीस देने के लिए तैयार होता है कि हम ये पैसा देंगे कचरा प्रबंधन के लिए, ताकि हमारे घर पे कोई आएगा कचरा उठाने के लिए। अब कचरा कौन उठाएगा, क्योंकि वहां पे तो कोई ऐसे शहर नहीं है कि ठेकेदार है जो आके उठाएगा। तो और हम चाहते भी नहीं कि कोई ठेकेदार आए, हम चाहते हैं कि गांव के ही कुछ लोग साथ मिलके आए और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। तो वहां पे हमने फिर से इसके लिए गांव में बैठक करते हैं कि अच्छा इस गांव से अब कौन जुड़ना चाहेगा। तो खासतौर पे महिलाओं का हम उदाहरण लेते हैं। तो हमारी कुछ महिलाएं हैं जिनको अब हम पर्यावरण सखी बोलते हैं। तो गांव की ही महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं उन्हीं गांवों में कचरा प्रबंधन करने के लिए। तो ये महिलाएं हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं कि घर घर जाके कैसे लोगों को समझाना है, कैसे सेग्रीगेशन करवाना है लोगों से, ताकि लोग अपना सूखा कूड़ा अलग करें, गीला कूड़ा अलग करें। तो महिलाएं खुद जाके ये काम करती हैं, घर घर से कचरा कलेक्ट करती हैं। हमने उनको एक गाड़ी दी है जो बैटरी वाली गाड़ी आती है, तो वो बैटरी वाली गाड़ी खुद चला के जाती है और खुद कचरा कलेक्ट करती हैं। फिर ग्राम पंचायत के द्वारा हमने उनको वेस्ट बैंक्स खुद दिया, मतलब एक छोटी सी बिल्डिंग दिया है जहाँ पे वो कचरा लेके आके उसको छटाई कर सकती है फर्दर। तो वो वहां पे उसको लेके आती हैं, उसको सेग्रीगेट करती हैं, हम सिखाते हैं उनको कैसे सेग्रीगेट करना है, फिर उसको कैसे मार्केट में बेचना है, क्या रेट मिल सकता है, कैसे उसको पूरा एक बिजनेस मॉडल बन सकता है इन पर्यावरण सखियों का। तो वो काम हम लोग करते हैं। तो इसमें पंचायत का भी रोल है, इसमें कम्युनिटी का भी रोल है कि उनको यूजर फीस देना है, इनको कचरा सेग्रीगेट करना है, और सबसे बड़ा योगदान है इन पर्यावरण सखियों का। तो अभी लगभग हमारे पास 25 से 30 महिलाएं हैं, और आप ये सोच सकते हैं कि इसमें अनोखी बात ये है कि काफी सारी ये महिलाएं, इनमें से कुछ ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, जो और कुछ हैं जो अनपढ़ है, जो जिन्होंने जिनको मौका नहीं मिला पढ़ने का। कुछ लोग के पास घर है, दौलत की कमी नहीं है, कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए कर रहे हैं, और कुछ लोग अपर कास्ट की भी हैं, कुछ लोग लोअर कास्ट की हैं। तो इस तरीके का एक बिना भेदभाव का ये ग्रुप बना है। ज्यादातर ये लोग सोचते हैं कि ये तो नीची जाति के लोगों का काम है तो वही लोग करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, सारा काम करते हैं, कचरा कलेक्ट करने का भी, छटाई करने का भी, बेचने का भी, और लोगों को समझाने का भी। तो इस तरीके का हम एक मॉडल सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और इसमें एक और चीज है जो मैं छोटा सा ऐड कर दूं, उसके बाद अगर आपका और कोई सवाल हो तो, कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी सिस्टमिक चेंज की बात करें और लॉन्ग टर्म चेंज की बात करें, तो वहां पे कचरा प्रबंधन के लिए एक केंद्र होना चाहिए, स्वच्छता केंद्र होना चाहिए। तो उसके लिए हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ, ग्राम पंचायतों के साथ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के साथ, एसडीएम साहब के साथ मिलकर बातचीत करते हैं, और फिर एक जमीन इसके लिए एलोकेट किया जाता है जो ऑलरेडी हो चुका है, और हम फिर कन्वर्जेंस करते हैं जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जो पैसा अवेलेबल है उससे वो शेड बनाते हैं। फिर हम अपने प्रोजेक्ट के थ्रू उसमें अन्य और जो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे बिजली, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चाहिए, प्लम्बिंग चाहिए, फ्लोर चाहिए, रोड कनेक्शन चाहिए, मशीन कुछ चाहिए, अंदर टेबल चेयर चाहिए, तो वो सब चीजें, सीसीटीवी चाहिए, तो वो सब चीजें हम प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। तो इस तरीके से एक अच्छा कन्वर्जेंस होता है जिसमें जमीन मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू होता है, और फिर हम इनको महिलाओं को ट्रेन करेंगे उस सेंटर को चलाने के लिए, ताकि कुछ सालों में हमारी जरूरत ही ना पड़े। हम ये चाहते हैं कि हमारी जरूरत ही ना पड़े वहां पे, कि लोग जागरूक हो गए, महिलाओं इतने सब सीख गए, उनको सब आता है, वो अब हमें सिखाने लग जाएंगे, उतना उनको सीख जाएंगे। वो ग्राम पंचायतों में वो पॉलिसीज बन गई हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सब कुछ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, तो फिर हमारी क्या जरूरत है, राइट? क्योंकि ये क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है, तो हम ये नहीं चाहते कि हम ही हर जगह जाके काम करते रहे। तो ये एक उदाहरण है प्रतिमा जी हमारे काम का। इस तरीके से हम 10 अलग अलग लोकेशंस में काम करते हैं उत्तराखंड और हिमाचल में। ओके, तो ये जो आपने एग्जांपल दिया रामनगर का, तो इसका कोई आप प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं अलग अलग जगह पर? जी जी जी, इस प्रोजेक्ट का नाम है रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल इनिशिएटिव। ओके, तो इस प्रोजेक्ट का नाम ये है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हमारे अलग अलग नाम है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की खास बात है पर्यावरण सखी। तो ये इस मॉडल का नाम है पर्यावरण सखी मॉडल। ओके, और मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारे पर्यावरण सखियों को किसी दिन इनवाइट करें आपके शो पे, और उनसे बातचीत करें कि उनको कैसा लग रहा है ये काम करके, जी जी जी, क्योंकि असली में तो हीरोज वही है जो ग्राउंड पे काम करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपकी बातों से अभी दो इम्पोर्टेंट बात पता चला। एक तो कि आप सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर काम अपना कर रहे हैं एक फैसिलिटेटर की तरह, जो कि इजियर सेड देन डन है, वो बात जी सभी मानेंगे। और दूसरी बात, फंड्स की भी बात आई, तो हम उस पे भी जाते हैं। तो अब हम इसीलिए स्मूथली ग्रेजुएट करते हैं पार्ट 2 ऑफ आवर इंटरव्यू में। पार्ट 2 ऑफ द इंटरव्यू में हम बात करेंगे एनजीओ फंडिंग के बारे में और सोशल सेक्टर अर्निंग्स के बारे में, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। जुड़े रहिए चैनल से और पार्ट 2 ज़रूर देखिए। धन्यवाद।